जी तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डीसी बायसिंग सर्किट की दूसरी कॉन्फ़िगरेशन पे। एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मकसद हमारा क्या होता है? क्यू पॉइंट को स्टेबल रखना। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हम थोड़ी सी एडिशन ये करते हैं कि जो फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें तो एमीटर जो था वो डायरेक्टली ग्राउंड था, इसमें हम एमीटर के ऊपर एक रेजिस्टर लगा देते हैं। और हम एमीटर को थ्रू रेजिस्टर आर ई जो है ना वो इसको हम ग्राउंड करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो हम बीटा डिपेंडेंसी से सर्किट को बाहर निकालना चाहते हैं तो इस तरह से ये सर्किट जो है इसमें मजीद स्टेबिलिटी आती है क्यू पॉइंट में। पिछले लेक्चर में हमने जो था वो जहाँ पे हम फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर रहे थे, फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने ये कैपेसिटर लगाए थे, लेकिन उस लेक्चर के अंदर इन कैपेसिटर्स की गर्ज़ो गायत हमने बयान नहीं की। अभी अगर हम यहाँ पर देखें और उस में भी देखें, जब भी हम डीसी बाइसिंग सर्किट बनाते हैं ट्रांजिस्टर के लिए और उसको एज एन एम्पलीफायर हमने इस्तेमाल करना होता है, तो ये दोनों जो C1 और C2 हैं ये बेसिकली ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहलाते हैं, यानी कि इनको हम डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स कहते हैं। कैपेसिटर की ये क्वालिटी होती है कि वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, यानी कि डीसी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है चार्जिंग की शक्ल में और फिर उस सूरत में ही उसको जाने देता है अगर वो डिस्चार्ज हो, और डिस्चार्ज वो दूसरी तरफ से होता है यानी कि अपोजिट पोलैरिटी पे। और जब एक सर्किट में इस किस्म के एक सर्किट में लगा हुआ है तो वो तो हम उसकी पोलैरिटी नहीं बदल सकते, इसका मतलब है ये कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये जब डिस्चार्ज नहीं होगा तो आप यूं समझ सकते हैं कि इसने एक किस्म की यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, जो इसकी इंटरनल रिएक्टेंस है उस शक्ल में इसने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ी कर दी है जो कि डीसी को लीक नहीं होने दे रही, यानी कि डीसी जो है वो इस सर्किट के अंदर ही रहती है और वो ना तो वो जो है वो इनपुट इनपुट की तरफ लीक करती है और ना ही वो आउटपुट की तरफ लीक करती है, क्योंकि ये एम्पलीफायर बाज़ किसी और जगह से इनपुट ले रहा होता है और आगे इसने किसी और जगह पर किसी और सर्किट को इसने आउटपुट फीड करनी होती है एम्पलीफाइड शक्ल में। तो हम ये नहीं चाहते कि जो डीसी वैल्यूज हैं, इसकी जो अपनी डीसी वैल्यूज हैं वो इसके आगे पीछे वाले सर्किट्स के अंदर लीक करें। तो हम क्या करते हैं कि हम ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स लगा देते हैं, और इन ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स का जो है वो काम ये होता है कि ये डीसी को ब्लॉक कर लेती हैं, यानी कि चार्ज होकर बैठ जाते हैं और उसके बाद ये फर्दर डीसी को आगे नहीं जाने देते। तो डीसी जो है वो सिर्फ इतनी लूप के अंदर डीसी फ्लो करता है। तो ये इनका मेन मकसद है C1 और C2 का, यानी कि जब हम बीजेटी एम्पलीफायर स्टडी कर रहे होते हैं तो वहां पर C1 और C2 का बेसिकली जो है वो ये मकसद होता है। और इनकी जो रिएक्टेंस होती है वो दोनों की वो 1/2 पाई FC, यानी आने वाले सिग्नल, जो पीछे से सिग्नल अगर आ रहा होगा तो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से हम इसका डिजाइन जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, जब हमने एम्पलीफायर बनाना होगा वहां पर हम इसकी बात करेंगे। तो ये दोनों ब्लॉकिंग कैपेसिटर होते हैं। तो फिलहाल इनके बारे में इतना ही। अभी हम जो है वो एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने लगे, और इससे जो है वो क्यू पॉइंट में मजीद स्टेबिलिटी आती है। ये फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन ही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसमें एक आर ई का इजाफा कर दिया गया है। तो इसी तरह से अगर हम इसकी भी इनपुट लूप को देखें, पहले इसकी भी इनपुट लूप को देखें, तो इनपुट लूप जो है वो ये है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, और लेट्स टॉक अबाउट इट्स इनपुट लूप। और इनपुट लूप में हम सिर्फ आरबी का जिक्र करेंगे, और ये वीसीसी सप्लाई से ये रन कर रहा है, और यहाँ पर ये आर ई है। तो ये इसमें कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो ये होगी। अच्छा, अब इसमें चूंकि आर ई है तो आर ई करंट ड्रॉ कर रही है आई ई, कन्वेंशनल डायरेक्शन बनाई है।
और आर बी जो है ये करंट ड्रॉ कर रहा है आई बी। तो इस तरीके से इसके इस सर्किट का जो टोटल करंट है वो आई बी और आई ई पर मुश्तमिल है, लेकिन हम इनको केवीएल इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे इसका एनालिसिस करते वक्त, तो इक्वेशन फॉर इनपुट लूप अगर हम उसको देखें तो फिर हम इन चीज़ों को एवेलुएट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए किस तरीके से हम इस लूप की लूप इक्वेशन को हम लिखेंगे। इसमें जो सप्लाई है वो वीसीसी है, ओके, और ये वीसीसी आई बी आर बी पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह से ये आई आर ई पोटेंशियल ड्रॉप के भी बराबर है, जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये आई बी आर बी है और ये आई ई आर ई है, ओके। और ये इधर भी पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि 0.7 वोल्ट होता है। ये बेस टू मीटर जंक्शन है और ये इस तरीके से इसकी लूप इक्वेशन हमने लिख ली। तो इस लूप इक्वेशन में हम ये बाकी तमाम वैल्यूज भी लेफ्ट साइड पे अगर ले जाएं तो राइट हैंड साइड 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आर ई माइनस वी बी ई इक्वल टू 0। तो ये है माइनस आई बी अगर हम इसको रीअरेंज करें तो इस सर्किट के अंदर जो इस सर्किट के अंदर जो आई ई है, इस सर्किट के अंदर जो आई ई है दैट इज नोन एज बीटा प्लस 1 आई बी। ये हम पीछे लेक्चर्स के अंदर इसको जो जहाँ पे हम इन कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस कर रहे थे ना, वहां पर हमने ये इक्वेशन निकाली हुई है। तो आई ई जो है ये बीटा प्लस 1 आई बी के बराबर है। तो इट मीन्स के हम इस इक्वेशन के अंदर आई बी की वैल्यू को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आई ई और आई बी को एक दूसरे की टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो दैट वुड बी वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस बीटा प्लस 1 आई बी आर ई माइनस वी बी ई इक्वल टू 0। और इसको फर्दर अगर हम रीअरेंज कर लें, सो दैट वुड बी वी सी सी माइनस आई बी को हम कॉमन ले आते हैं, रीअरेंज अगर इसको करें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, बीटा प्लस 1 आर ई प्लस वी सी सी माइनस वी बी ई इक्वल टू 0। ओके, और आई बी की वैल्यू को अगर हम इस वैल्यू को हम पॉजिटिव करना चाहें तो हम इसको माइनस से इस पूरी रकम को इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करने के बाद हम आई बी की वैल्यू फाइंड करें तो फाइनली what do we get is VCC minus VBE over RB plus beta plus 1 RE। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर IB जो है वो इस इक्वेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो अब बीटा चूंकि बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तकरीबन 50 के करीब होती है, सो इट मीन्स के ये जो आई बी करंट है इसको ये अच्छा खासा अफेक्ट करती है, इस तरीके से कि बीटा जब इतनी बड़ी वैल्यू से ये डिवाइड होगा तो आई बी बहुत कम हो जाएगा, आई बी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि इनपुट साइड की जो रेजिस्टेंस है ना, वो इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, इनपुट इम्पीडेंस यानी इनपुट साइड की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गई है, काफी बढ़ गई है, काफी बड़ी हो गई है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आ गई है और आई बी की वैल्यू हो गई है छोटी। So IB becomes very small
सो इट मीन्स के इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इस सर्किट के अंदर बहुत बढ़ जाती है, और ये एम्पलीफायर की, एक अच्छे एम्पलीफायर की ये क्वालिटी होती है कि उसकी इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा हो। तो अगर मैं इसकी जो सर्किट की जो इनपुट इम्पीडेंस है उसको आर आई कह दूं, तो वो बेसिकली इस वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि ये आर बी के लिहाज से काफी बड़ी है। बीटा प्लस 1 × आर ई जो है, इट इज वेरी वेरी लार्ज देन आर बी। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली यही रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्ट कर रही है। तो इनपुट इम्पीडेंस एक्चुअली इसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। सो इट मीन्स के यहाँ पर हम एक और चीज भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस है ना इस साइड की, यानी कि ट्रांजिस्टर की एज एन एम्पलीफायर जब वो काम कर रहा है तो उसकी इनपुट लूप की जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बीटा प्लस आर ई है। अच्छा, इसको हम बाद में जब हम एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे तो ये हमारे बड़े काम आएगी उस वक्त। इसके अलावा ये बीटा 1 के मुकाबले में भी बहुत बड़ा होता है, तो ये 1 वाली वैल्यू को भी हम रिजेक्ट करके ना इसको फाइनली इस तरह लिख सकते हैं, बीटा आर ई। तो ये है इनपुट इम्पीडेंस। तो हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करते हुए सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस को भी हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, अब हम इसकी कलेक्टर टू मीटर लूप, यानी कि जो ये तो हमने बेस मीटर लूप पढ़ी थी ना, आउटपुट लूप, अब हम इसकी कलेक्टर टू एमीटर लूप जो है उसको भी हम देखते हैं। कलेक्टर टू एमीटर लूप हम उसको भी देखते हैं। तो इट मीन्स के ये जो है, अगर हम कलेक्टर टू एमीटर लूप को यानी कि आउटपुट साइड को अगर देखें तो ये इस तरह से आ जाएगा। और इसकी अगर हम एक इक्वेशन लिखें, केवीएल इक्वेशन अगर लिखें, तो यहाँ से हम इसकी वीसीई और आईसी वैल्यूज को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसकी जो है वो इसके ऊपर केवीएल इक्वेशन लगाएं, अप्लाई केवीएल टू द आउटपुट लूप की केवीएल इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE प्लस IERE होगी। ओके, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, IERE प्लस ICRC प्लस VCE माइनस VCE इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये आपस में बराबर है। बेस करंट इंतहाई कम होता है और एमीटर करंट कलेक्टर करंट के बराबर होता है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इक्वेशन को। इट वुड बी ICRC प्लस VCE माइनस VCC इज इक्वल टू 0। अच्छा, और IC जो है वो बीटा टाइम्स IB के बराबर भी होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको मजीद जो VCE है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, VCC माइनस IC RC प्लस RE। ओके, व्हाट वी हैव डन, एक्चुअली हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है। अच्छा, अब ये देख लें कि VCE जो है ये VC माइनस VE के बराबर है। VC जो है वो VCE प्लस VE के बराबर है। VC जो है वो माइनस ICRC के बराबर है। अब जो है ये VE 0 नहीं होगा, क्योंकि एमीटर डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है, बल्कि एमीटर पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है जो कुछ वोल्टेज ड्रॉप ले रहा है।
तो ये उस रजिस्टर के वोल्टेज ड्रॉप के जो है ना वो बराबर होगा। तो इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट की वोल्टेज देखें, यानी कि ये जो VB है, ये जो VB है, ये बेसिकली VCC माइनस, यानी कि बेस पॉइंट के ऊपर जो बेस, यहाँ ये जो नोड है इसके ऊपर जो वोल्टेज है, वो जब हम इसको अगर हम इसको इनपुट लूप के लिहाज से देखें, इनपुट लूप हमने कहाँ पे डिफाइन की थी जी, इनपुट लूप के लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो आपकी VB है, VB ये VCC माइनस IB RB के बराबर है, और VB चूंकि ये पॉइंट ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ है, ये ग्राउंड है और ये VB है, और ये देखें ये VBE प्लस VE के बराबर है, यानी कि इट इज इक्वल टू VBE प्लस VE। इस तरीके से हम इसमें डिफरेंट इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं इस एनालिसिस को समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक तो हमने इनपुट इम्पीडेंस इसकी बहुत हाई कर दी, बेस करंट इंतहाई कम है, बेस करंट बेसिकली बीटा डिपेंडेंट होता है, बेस करंट इंतहाई कम है तो इसका क्यू पॉइंट ज़रा मज़ीद स्टेबल हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो इसकी जो कलेक्टर करंट और जो इसकी VC टू E वैल्यूज हैं उनकी इक्वेशंस भी हमने ड्राइव की यहाँ पर। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो कि जिसमें हम इस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ यही इक्वेशंस लगाते हुए हम जो है वो डिफरेंट वैल्यूज को एवेलुएट करेंगे, डिटरमिन करेंगे। तो अब अगर आपके पास एक गिवन सर्किट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द गिवन सर्किट, UF का ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये 1 किलो ओम की है RE, और हमने इसको ग्राउंड कर दिया है। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर पहले आपने नहीं देखा, ये अभी हम लगा रहे हैं, और ये भी एक कैपेसिटर होता है, इसे बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। तो इस कैपेसिटर का काम जो होगा हम तब बताएंगे जब हम इसको एज एन एम्पलीफायर प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे। और ये बाईपास कैपेसिटर होता है, और ये जो दो हमें इनपुट और आउटपुट पे लगे नजर आ रहे हैं ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर होते हैं। ओके, ये सर्किट है और इसमें हमने जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। हमें कहा गया है कि IB कैलकुलेट करें, IC कैलकुलेट करें, VCE कैलकुलेट करें, VC कैलकुलेट करें, VE कैलकुलेट करें, VB कैलकुलेट करें, VB2C कैलकुलेट करें। तो ये तमाम वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है और इक्वेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो VB अगर हम कैलकुलेट करें, यानी बेस नोड के ऊपर जो वोल्टेज है वो हमने इक्वेशन अभी पढ़ी, वो इसके बराबर होती है। तो बेस टू मीटर तो होगी 0.7, एक मिनट, पहले हम IB फाइंड करेंगे। IB की जो वैल्यू है, जो इक्वेशन अभी हमने निकाली है वो है VCC माइनस VBE ओवर RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। तो वैल्यूज को पुट करने से हम आंसर निकाल लेंगे, 430 किलो ओहम प्लस 51
1 किलो ओम। That is 19.3 volt, 481 किलो ओम। ओके, ये तो IB आ गया। देखिए आप माइक्रोन में आया है। अब IC अगर निकालना है तो बीटा इंटू IB। अच्छा, बीटा आम तौर पे ट्रांजिस्टर्स का बीटा जो है ना वो 50 होता है, 50 होता है। अदरवाइज ये वैल्यू डिपेंड भी करती है, लेकिन इन जनरल इट इज 50। तो दैट इज 50 40.1 माइक्रो एम्पेयर, दैट इज 2.01 मिली एम्पेयर। ओके, IC ये निकल आया। अब अगर हमने इसकी VCE फाइंड करनी है तो दैट वुड बी VCC माइनस IC RC प्लस RE। तो ये होगा 20 माइनस 2.01 मिली एम्पेयर 2 किलो ओहम प्लस 1 किलो ओहम इक्वल टू 20 वोल्ट माइनस 6.03 वोल्ट इक्वल टू 13.97 वोल्ट। तो ये इसकी टोटल कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज, यही इसकी ऑपरेटिंग वैल्यू होगी, यानी कि क्यू पॉइंट वैल्यू जो है वो इसकी यही होगी 13.97 वोल्ट। ओके, इसी तरह से VC अगर फाइंड करनी है, कलेक्टर के ऊपर जो वोल्टेज है वो VCC माइनस ICRC होगी। तो दैट इज 20 माइनस 2.01 मिली एम्पेयर 2 किलो ओम 20 वोल्ट माइनस 4.02 वोल्ट 0.98 वोल्ट 15.98 वोल्ट। इसी तरह से अगर आपने VE की वैल्यू फाइंड करनी है तो दैट इज IE RE 2.01 मिली एम्पेयर 1 किलो ओम into 1 किलो ओम दैट इज 2.01 वोल्ट। क्योंकि IC और IE आपस में बराबर हैं, ये बात आपने याद रखनी है। IB को हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर, अदरवाइज ये आपने पहले पढ़ रखा है कि ये इसके बराबर होती है। IC इज इक्वल टू IC प्लस IB, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, तो इस वैल्यू को हम तकरीबन इग्नोर कर देते हैं और इस तरह से ये जब मीटर पे हम रेजिस्टर लगाते हैं तो ये आपस में बराबर होती हैं। इसी तरह से अगर VB यानी कि बेस पे जो वोल्टेज है उसको फाइंड करना है तो वो VBE प्लस VE के बराबर होगा। तो ये आप इसका मतलब है कि ये 0.7 वोल्ट प्लस 2.01 वोल्ट है, 2.7 वोल्ट। और अब बेस टू कलेक्टर अगर फाइंड करना है, बेस टू कलेक्टर, तो वो VEB माइनस VC के बराबर है। तो 2.71 वोल्ट माइनस 15.98 वोल्ट, इट मींस दैट इज माइनस 13.27। तो ये जंक्शन रिवर्स बाइस है माइनस साइन के साथ। इस तरह से हम डिफरेंट इक्वेशंस लगाकर हम इसकी जो वैल्यूज हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि इसमें हम इसकी जो सैचुरेशन करंट है, अगर हम ये देखें कि इसका हमने एक इसकी कलेक्टर आउटपुट कर्व बनानी है, कलेक्टर कर्व हमने बनानी है तो इस तरह ये लोड लाइन होगी उसके ऊपर। ओके, ये अगर लोड लाइन है तो इट मींस के IC और VCE के दरमियान है ये वैल्यू तो VCC होगी कट ऑफ वैल्यू, और ये सैचुरेशन वैल्यू है जिसपे ट्रांजिस्टर कोई भी वोल्टेज नहीं ले रहा होता और मैक्सिमम करंट जाने दे रहा होता है। तो मैक्सिमम करंट जो ये बर्दाश्त कर सकता है वो क्या हो गई, सो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू IC, जिसमें VCE 0 हो जाए। तो IC की इक्वेशन अभी आपने यहाँ पर देखी, IC की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन से यस निकाल सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है दिस वन। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो IC की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी VCC माइनस VCE ओवर RC प्लस RE। अब ये हमारी सैचुरेशन में ये 0 हो जाती है, यानी ट्रांजिस्टर कोई भी वोल्टेज नहीं ले रहा होता, तो इसका
मतलब है कि जब सैचुरेशन वैल्यू होगी तो उस वक्त जब सैचुरेशन ट्रांजिस्टर सैचुरेशन वैल्यू जिस वक्त ले रहा होगा उस वक्त आई सी सैचुरेशन कब निकालेंगे हम, यानी VCC ओवर RC प्लस RE। यानी अगर आपसे कहा जाए कि इस सर्किट की सैचुरेशन वैल्यू निकालें, यानी कि मैक्सिमम जब ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए एक किस्म का, यानी वो कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा, VC 0 हो गई है और मैक्सिमम करंट कितना इसमें से फ्लो कर जाएगा, तो इस इक्वेशन से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो जो लोड लाइन बनाएंगे वो आप इससे बनाएंगे, IB की वैल्यू जो आपने निकाली है वो उस पर ये कर्व बनेगा, और जो आपने IC अदरवाइज और VCE की अदरवाइज वैल्यू निकाली है वो इसकी ट्यूब पॉइंट वैल्यूज होंगी। तो इस तरीके से आप इस पूरे सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं।